वो बच्चे जो 5 साल से छोटी उम्र के हैं और अभी तक उनको वैक्सीनेशन आपने नहीं लगवाई, तो एक चार्ट शो करवा रही हूँ, फ़ौरन जाके बेबी को वो वैक्सीनेशन लगवा दीजिए। बीसीजी की वैक्सीन लगेगी, डीटी लगेगी और एमएमआर लग सकती है। बीसीजी फ़ौरन उसी टाइम पे वो लगा देंगे, डीएनटी भी वो उसी टाइम लगाएँगे, फिर डेढ़ हफ्ते के बाद बुलाएँगे और लास्ट में बूस्टर डोज़ छठे माह में लगेगी। इसके अलावा एमएमआर जो मीज़ल्स की वैक्सीनेशन होती है, साथ में 2 और चीज़ों की भी वो उसी टाइम लगा देंगे। ये वो चीज़ है जो लोगों को नहीं पता होती है, लेकिन बेसिक इन्फॉर्मेशन यही है। इसके अलावा लोग ये कहते हैं कि हमारे बच्चे को बुखार है, गला ख़राब है या लूज़ स्टूल्स हैं या प्रीमेच्योर पैदा हुआ है या लो बर्थ वेट के साथ है, तो इसको भी वैक्सीन नहीं लगनी चाहिए, इवन कि एक्ज़िमा भी हो तब भी। देखिए, बात सारी ये है कि अगर आपके बच्चे को 101.3 101.3 फ़ारेनहाइट से नीचे का बुखार है, तो वैक्सीनेशन लग सकती है। अगर आपके बेबी को सिर्फ़ और सिर्फ़ ब्लॉक्ड नोज़, हल्के से टॉन्सिलाइटिस, सिर्फ़ ऊपर वाले एरिया यानी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट खराब है, तो वैक्सीनेशन लग सकती है। अगर लंग्स इन्वॉल्व हुए हुए हैं, कफ है, तो उस केस में वैक्सीनेशन नहीं लग सकती। अगर आपके बेबी को डायरिया है, तो आप वैक्सीन लाज़मी लगवाइए। एक्ज़िमा है, तब भी लग सकती है। इसके अलावा अगर वो प्रीमेच्योर है लेकिन 2 केजी से प्लस वेट है, तो वैक्सीन लगवा सकती हैं आप। इसके अलावा अगर लो बर्थ वेट के साथ बेबी है, आपको ये लगता है कि नहीं इसका वज़न और लोगों के मुकाबले कम है लेकिन 2 केजी से प्लस है, तो आप वैक्सीन लगा सकती हैं। इस तरीके की मज़ीद मालूमात इस पूरी वीडियो के अंदर मौजूद है, जिसके अंदर मैं गवर्नमेंट और प्राइवेट में लगने वाली वैक्सीनेशन की गाइडलाइंस भी आपको दूँगी। मंथ वाइज़ कौन-कौन सी वैक्सीन लगनी है और वो किस सिलसिले में है, वो कहाँ लगेगी, इन तमाम चीज़ों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर हिना बेग, मैं एक पाकिस्तानी मेडिकल डॉक्टर हूँ एंड न्यूबॉर्न केयर एक्सपर्ट हूँ। आपको वैक्सीनेशन के हवाले से मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो प्रॉपर एक प्लेलिस्ट मैंने बनाई है जो सिर्फ़ और सिर्फ़ वैक्सीनेशन से रिलेटेड है और जिसमें गवर्नमेंट के वैक्सीनेशन कार्ड को भी दिखा के मैंने उसमें बहुत सी बातें बताई हैं। तो लाज़मी जाके ये प्लेलिस्ट चेक कीजिए। एक 6 माह का बच्चा देखा जो कि बज़ाहिर बिल्कुल नॉर्मल था। उसको पेरेंट्स लेकर आए, बेबी को वैक्सीन नहीं लगाई गई थी, डिले हो गई थी, कौन-सी? पोलियो की। कुछ ही हफ्तों के बाद बच्चे को कमज़ोरी हुई और उसके बाद उसे पैरालिसिस हो गई जो कि पोलियो में होती है। लोग ये समझते हैं कि शायद वैक्सीनेशन एक ऑप्शन है, हमारी मर्ज़ी है हम लगाएँ या ना लगाएँ, लेकिन ऐसा नहीं है। वैक्सीनेशन बेसिकली एक इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह होती है, जो कि काम सिर्फ़ उस वक़्त आती है, जब बीमारी जिस्म को लग जाए। तो ये बात समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आपकी इम्यूनिटी को मज़बूत बनाती है। अल्लाह ना करे कभी कोई अटैक हो गया बीमारी का, तो एट लीस्ट वो बहुत ख़राब नहीं होगा, वो अटैक करके थोड़ा-सा चला जाएगा। क्योंकि आपके बच्चे की बॉडी में उससे लड़ने के लिए पहले से ही अफ़वाज मौजूद होगी। मेरा नाम है डॉक्टर हिना बेग, मैं एक पाकिस्तानी मेडिकल डॉक्टर हूँ। बात कर लेते हैं हम पाकिस्तान के ईपीआई स्केड्यूल के बारे में, यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से कौन-कौन सी वैक्सीनेशन बच्चे को लगती है, किस टाइम पे और कहाँ पे और क्या किस सिलसिले में, ठीक है? आपका बेबी बॉर्न हुआ, पैदाइश के टाइम पे उसको टोटल 3 वैक्सीन लगनी चाहिए। एक पोलियो की, जो कतरे होते हैं, मुँह में दिए जाते हैं। दूसरी होती है बीसीजी, जो कि सीधे हाथ पे लगाई जाती है। बेसिकली ये बीसीजी होती है टीबी के लिए, ट्यूबरक्लोसिस के लिए। अब टीबी भी यहाँ पे 3 तरीके की हैं, जिसको ये प्रोटेक्शन देती है। जिसमें हमारे पास मिलिट्री टीबी है, मेनिंजियल टीबी है और पल्मोनरी टीबी है। थोड़ा-सा अफ़सोस की बात ये है कि जो छाती यानी हमारी लंग्स की टीबी या पल्मोनरी, उसके ऊपर इसकी एफ़िकेसी ओनली 50% है। नेक्स्ट मैं बात करूँ वैक्सीन की, तो वो है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। हेपेटाइटिस बी बेसिकली मैंने जो नोट किया पेशेंट्स से, वो हॉस्पिटल्स में नहीं लगाई जा रही होती है, वो कहते हैं कि आप प्राइवेट भी लगा लें। गवर्नमेंट सिर्फ़ पोलियो और बीसीजी लगा रहा है, तो आप लाज़मी पता करिए। हेप बी वैक्सीन आपको कब काम आ सकती है? वो मदर जिसको हेपेटाइटिस बी है, यानी कि जिगर का इन्फेक्शन है वायरल, ठीक है? वो मदर जिसको हेप बी है, वो अपने बच्चे को दूध नहीं पिला सकती, ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा सकती। वो बच्चा जिसने 24 घंटे के अंदर-अंदर हेप बी की वैक्सीन लगा ली है, तो वो माँ अपने बच्चे को दूध पिला सकती है, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग के ज़रिए ये वायरस बच्चे को लग सकता है, ठीक है? वो माएँ जिनको हेपेटाइटिस सी है, वो दूध पिला सकती हैं, लेकिन अगर उनके ब्रेस्ट निपल्स में कट है या ब्लीडिंग हो रही है, तो वो बच्चे को हेपेटाइटिस सी भी लग सकता है। हेपेटाइटिस सी की वैक्सीन इस टाइम पे नहीं लगती। हेपेटाइटिस सी वाली माएँ बस इस चीज़ का ख़्याल करें कि उनको निपल क्रैक्स ना हो, ताकि ब्लड के ज़रिए वो बीमारी बच्चे को ना ट्रांसमिट हो जाए। ब्रेस्ट फीडिंग से हेपेटाइटिस सी नहीं लगता, सिर्फ़ ब्लड के ज़रिए यानी खून के ज़रिए लग सकता है। अब हम बात करते हैं छठे हफ्ते के हवाले से।
6th वीक में यानी 1.5 माह का आपका बच्चा हो गया है, अब उसको दोबारा वैक्सीन लगने का टाइम हो गया है। इसमें कौन-कौन सी वैक्सीनेशन लगती हैं? इस हफ्ते हमारे बच्चे को 4 वैक्सीनेशंस लगेंगी। एक है पेंटावैलेंट जो कि इंजेक्शन लगता है आईएम यानी मसल में। दूसरी हमारे पास पीसीवी यानी न्यूमोकोकल, ये बेसिकली नमूनिया के लिए होती है। इसके अलावा हमारे पास होता है रोटा वायरस के लिए यानी रोटा वैक्सीन, इसके कतरे होते हैं जो कि पिलाए जाते हैं। और एक और कतरे वो होते हैं पोलियो के यानी ओपीवी1। तो ये इस तरीके से 4 वैक्सीन बच्चे को लगती हैं। पेंटावैलेंट बेसिकली 5 बीमारियों का मजमूआ होता है, जिसमें हमारे पास हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा यानी कि जो ये बच्चों को नज़ला खाँसी होता है, उसके वायरस से बचाव के लिए। इसके अलावा पर्टूसिस जिसे हम कुत्ता खाँसी या वूपिंग कफ भी कहते हैं। पर्टूसिस के अलावा इसके अंदर डिप्थीरिया, हेपेटाइटिस बी, ये तमाम बीमारियाँ शामिल हैं। यहाँ पर एक और पॉइंट ऐड करती चलूँ कि जो पर्टूसिस है यानी वूपिंग कफ, उसकी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि अच्छी नहीं होती, लिहाज़ा उसको हम डिटेल में अगर किसी ने मुझसे पता करनी है तो कमेंट सेक्शन में लाज़िम बताइएगा। बहरहाल 2 साल तक अगर आपने पर्टूसिस नहीं लगाई और अगर आप डिले हो चुके हैं, तो 2 इयर्स के बाद आप पर्टूसिस की वैक्सीन नहीं लगा सकते। जैसा कि वीडियो के शुरू में मैंने बताया कि डी-एन-टी खाली बच्चे को लगेगा, डी-पी-टी नहीं लग सकता। फिर नेक्स्ट टाइम हमारा आ जाता है 10वें हफ्ते का, 10 वीक्स यानी बेबी अभी 2.5 महीने का है। इस वक़्त आपके बेबी को वही सेम वैक्सीनेशन दोबारा रिपीट होती हैं, अब वो सेकंड डोज़ लग रही होती है। अब लोग यहाँ पे कुछ ये भी समझते हैं कि ये वाली तो पहले भी लग चुकी है, दोबारा क्यों लग रही है? डोज़ेज़ लगती हैं, जिस तरीके से आपको बीमारी होती है तो आप एंटीबायोटिक के कुछ दिनों तक दवाएँ खाते हैं, डोज़ मुसलसल देनी होती है, उसके बाद ही एक चीज़ का असर मुकम्मल तौर पे ख़त्म होता है। इसी तरीके से वैक्सीनेशंस में भी यूँ ही होता है। पेंटावैलेंट की 2, ओपीवी की अगेन एक और आपको वैक्सीन लगेगी जो कि थर्ड होगी, रोटा वायरस के ड्रॉप्स दोबारा दिए जाएँगे, इसके अलावा आपको न्यूमोकोकल वैक्सीन यानी पीसीवी की अगेन सेकंड डोज़ दी जाती है। अब यहाँ पे रोटा वायरस बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो पेट के इन्फेक्शन के लिए होता है। ओपीवी आपको मालूम है कि वो पोलियो का है, डीपीटी यानी पेंटावैलेंट मैंने आपको पहले ही बता दी है और लास्ट में हमारे पास पीसीवी यानी कि निमोनिया, ये निमोनिया न्यूमोकोकल बेसिकली निमोनिया के अलावा दूसरी बीमारी भी कराता है, उन सब की ओवरऑल कवरेज के लिए ये होता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा 14th वीक यानी बेबी अब अच्छा खासा बड़ा हो चुका है अराउंड 3.5 माह का। इस एज में उसे अगेन पेंटावैलेंट लगेगी, पीसीवी लगेगी एंड अगेन पोलियो वायरस की वैक्सीन लगेगी। 14 मंथ्स यानी कि 3.5 माह के बाद अब नेक्स्ट जो डोज़ लगनी होती है वो होती है डायरेक्ट 9th मंथ यानी 9वें माह में। अब इस बीच के अरसे में कौन-सी वैक्सीनेशन लग सकती है? लेकिन प्राइवेट इदारे से अगर आप लगाएँ बहुत अच्छी बात है, इन्फ्लुएंज़ा लगा लीजिए 6 मंथ पे, 6 मंथ्स ऑनवर्ड्स आप लगा सकते हैं क्योंकि आप देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा फ्लू फैला हुआ है। हर बच्चा बीमार है, किसी को लंग का इन्फेक्शन है, किसी को निमोनिया है, किसी को ब्रोंकियोलाइटिस है। बहुत सारे मसले-मसाइल हैं, स्पेशली जो सर्दियाँ आजकल चल रही हैं, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो इन्फ्लुएंज़ा वैक्सीन आफ्टर 6 मंथ्स लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 6 मंथ से पहले क्या करें? देखिए 6 मंथ से ये है कि अगर मदर प्रेगनेंसी के दौरान इन्फ्लुएंज़ा वैक्सीन लगा लेती है, तो वो ट्रांसप्लेसेंटल यानी उसका जो अवर नाल है, उसके ज़रिए बच्चे को वो वैक्सीन जा सकती है और वो बच्चे को शुरू के कुछ टाइम के लिए प्रोटेक्ट कर सकती है इन्फ्लुएंज़ा से यानी कि फ्लू से। तो ये भी एक अच्छी टेक्नीक है क्योंकि अलाउड नहीं है, रिकमेंडेड नहीं है 6 मंथ से पहले इन्फ्लुएंज़ा लगाना और ईपीआई शेड्यूल भी इन्फ्लुएंज़ा वैक्सीन नहीं लगाता यानी फॉर फ्री नहीं लगाता, तो आप प्राइवेट इदारे से लगवा सकते हैं। बहुत सारे अलग-अलग मुल्कों की वैक्सीन दस्तयाब होती है, जो मेरे इल्म में है अराउंड 2200 से 2400 से लेके 3000 3500 तक की ये वैक्सीन सिंगल मिलती है, जो कि आपने लगानी होती है। आप अब जाके वहाँ इदारे से पता करें कि ये 24 आवर्स के डिफरेंस से लगाएँगे कि बूस्टर के लिए अगेन 6 मंथ्स बाद बुलाएँगे या ईयरली 2 दफ़ा लगाएँगे, वो आप अपने करीबी डॉक्टर से जाके पर्सनलाइज़्ड पूछ सकते हैं। 9th मंथ में आपको मीज़ल्स की वैक्सीन लगती है। देखिए ओवरऑल तो लिखा हुआ होता है एमएमआर मीज़ल्स, मम्प्स, रूबेला, ठीक है? लेकिन पाकिस्तान जो ईपीआई है वो खाली मीज़ल्स की यानी खसरा की वैक्सीन लगा रहा होता है। रूबेला की और मम्प्स की दस्तयाब नहीं होती, वो अगर आपको लगानी है तो आप वो प्राइवेटली लगा सकते हैं। इसके अलावा ये लोग टाइफॉइड की वैक्सीन लगाते हैं 9वें माह में। फिर 15वां माह आ जाता है, उस टाइम पे आपको अगेन मीज़ल्स की वैक्सीन ही लगती है। अब यहाँ पे जो प्राइवेट इदारे हैं वो आपको एक्स्ट्रा जो वैक्सीन लगा सकते हैं और चिकन पॉक्स की जो वेरिसेला कहलाती है, इसके अलावा इन्फ्लुएंजा की लगा सकते हैं, मम्प्स की, रूबेला की लगा सकते हैं, मेनिंजोकोकल की लगा सकते हैं। मेनिंजोकोकल स्पेसिफिकली उन बच्चों के लिए होता है जो कि ट्रैवल कर रहे होते हैं। ठीक है, ट्रैवलिंग के अंदर ये बीमारी ज़्यादा बच्चों को लग जाती है तो इसलिए ये लगाना ज़रूरी होती है। इन तमाम वैक्सीनेशंस को बेसिकली सीडीसी एंड डब्ल्यूएचओ ये इदारे रिकमेंड करते हैं, स्पेसिफिकली वो बच्चे जो कि डे केयर फैसिलिटी में जाते हैं क्योंकि उन्हें ज़्यादा बीमारियाँ लगने का खतरा होता है। अगर हम बात करें कुछ मिथ्स के हवाले से, तो लोग कहते हैं कि बेबी को बुखार अगर आ जाए तो वैक्सीन नहीं लगानी चाहिए। तो ये गलत है। वैक्सीनेशन के बाद अगर बच्चों को बुखार आ रहा है,
तो आपने कंटिन्यू रखना है क्योंकि माइल्ड फीवर आना एक कॉमन सी बात है। कुछ लोग कहते हैं कि ये बच्चे को कमज़ोर बना देता है, ऐसा नहीं है, वो बच्चे की इम्यूनिटी को बेसिकली मज़बूत करता है। और कुछ लोग ये कहते हैं कि आपने ब्रेस्ट फीडिंग जो करा रही है माँ, उसे वैक्सीनेशन की ज़रूरत नहीं होती। देखिए, ब्रेस्ट फीडिंग प्रोटेक्शन ज़रूर देती है, बेबी अगर बीमार हुआ है, तो वो उससे एंटीबॉडीज़ ज़रूर मदर की तरफ से जा रही होंगी, लेकिन वो वैक्सीनेशन का रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता। लिहाज़ा ये कुछ पॉइंट्स हैं, इन्हें समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कुछ साइड इफ़ेक्ट्स जो आपको पता होने चाहिए। देखिए, माइल्ड फीवर किसे कहते हैं? 100, 100.4, 100.3, 101 थोड़ा ज़्यादा है, इससे नीचे बुखार हो रहा है, तो ये नॉर्मल है। आपने बेबी को पैराडॉल पिला देनी है, पैराडॉल से बुखार उतर जाना चाहिए। आप नोट कर रहे हैं कि मुसलसल ऑन एंड ऑफ बुखार चढ़ रहा है, पैराडॉल पिला रहे हैं तो उतर रहा है, तो ये नॉर्मल है। अब कुछ प्रैक्टिकल टिप्स मैं आपको इसके अंदर बताऊँ वो ये कि देखें, आप बच्चों को वैक्सीनेशन लगाने के लिए लेके जा रही हैं अभी, बस 10 टू 15 मिनट्स के बाद आप पहुँच जाएँगी उस जगह पे, या अगर आधे घंटे का सफ़र है भले, उस लंबे टाइम का सफ़र है, आपने बस घर से निकलने से पहले बच्चे को पैराडॉल पिला देनी है। कितनी? वो उसकी उम्र के हिसाब से मिकदार ड्रॉपर लिखा हुआ होता है, उतनी पिला के आपने चले जाना है। ये फर्स्ट प्रैक्टिकल टिप है। कोशिश कीजिए कि बच्चे के ऐसा टाइम हो कि जब वो वैक्सीनेशन उसको लगे तो उसके बाद उसके दूध पीने का टाइम होना चाहिए। अराउंड 15 मिनट 20 मिनट के बाद आप उसको दूध पिला दें। तो जब वो फ़ीड कर रहा होता है तो वो काफ़ी हद तक चीज़ों को भूल जाता है और फिर मोस्ट प्रोबेबली उसका सोने का टाइम भी होता है या नहीं होता। ये मैं उन मदर्स को कह रही हूँ जो कि बिल्कुल इस वक़्त न्यूबॉर्न के साथ हैं, अराउंड 1 से डेढ़ 2 महीने के बच्चे के साथ, उनको ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं। उसके बाद वो समझ जाती हैं कुछ पैटर्न्स अपने बेबी के, तो ओवरऑल सँभालना उनके लिए ईज़ी हो जाता है। लेकिन बर्थ की वैक्सीन 6 वीक्स वाली, 10 एंड 14 वीक्स वाली जो वैक्सीनेशंस होती हैं, स्पेसिफिकली मदर्स के लिए वो थोड़ी मुश्किल होती हैं, उनके लिए एक चैलेंजिंग फ़ेज़ होता है कि क्या करें? क्योंकि उस दौरान दूसरे मसले भी चल रहे होते हैं। या तो किसी बेबी की सर्कमसिजन होती है, किसी बेबी को फ्लू होता है, कॉलिक से गुज़र रहा होता है, या ब्रेस्ट फीडिंग के इश्यूज़ होते हैं, क्राइंग एपिसोड्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है? या नाइट इश्यूज़, स्लीप के बहुत ज़्यादा मसले होते हैं। तो इस तरीके से मदर्स को बहुत परेशानी होती है कि वो कहती हैं हम बेसिक नॉलेज ले भी लें, लेकिन उसके साथ जो एक कॉम्बिनेशन चल रहा है मसले-मसाइल का, उसको हल करने का तरीका कौन बताएगा? तो उसके लिए आप मुझसे वन ऑन वन कंसल्ट कर सकती हैं, मैं आपको गाइडलाइंस दे सकती हूँ कि आपने कैसे लेके चलना है बेबी को। अब कॉमन गलतियाँ जो हम लोग नोट करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे आप कह लें केयरलेस मिस्टेक वो ये है कि वैक्सीनेशन का कार्ड ही गुम कर देते हैं। अलमारी के ऊपर रख दिया या कहीं और कहीं रख दिया, वो फिर पता नहीं अलमारी से किधर पीछे गिर गया वो। और फिर उसके बाद कोई कभी कुछ कोई होती है चीज़, बच्चे का जो एक आपने बैग बना के रखा हुआ होता है ना, एक बच्चे का बैग होता है बेसिकली, आने-जाने वाले बैग्स जो होते हैं आप लोगों के, तो उसकी ज़िप के अंदर रख लिया करें ताकि आपको पता हो कि बस ये इसी में ही रहना चाहिए, इसके अलावा उसको कहीं पे भी नहीं जाना चाहिए। अगर आपके इलाके में कोई पोलियो के कतरे पिलाने वाली आ रही हैं या कोई और आ रहा है, उनको दिखाने के लिए आपने निकाले, तो कोशिश कीजिए कि उसको जगह पे रखें। क्योंकि अगर आपको इन्फो नहीं है कि आपने बेबी को कौन से हफ्ते की वैक्सीन लगाई है, कौन-सी लगाई है, मेजॉरिटी को नहीं पता होता। तो कम से कम उस कार्ड के ज़रिए लगाने वाले को पता होगा कि इसको कौन-सी वैक्सीन लग चुकी है और कौन-सी नहीं, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट मैटर है, ठीक है? दूसरी गलती आप लोग क्या करते हैं, बच्चे को बुखार हुआ हुआ है, स्किप कर दो। अगर बच्चों को बुखार 101.3, 101.3 से कम है, तो वैक्सीन लग सकती है, ठीक है? ये कॉमन सी चीज़ है। खाँसी हो रही है, ठीक है, अगर लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक का मसला है, बलगम बन रहा है, तो उस टाइम पे आप एहतियात करें, लेकिन अगर सिर्फ़ नोज़ ब्लॉक्ड है, सिर्फ़ ऊपर का इश्यू है, रनी नोज़ है, तो आप लगा सकते हैं, ठीक है? कोई मसले वाली बात नहीं होती। इस तरीके के और भी बहुत सारे मसले-मसाइल हैं, लेकिन अगर आपको विंटर केयर से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, कि बच्चे को सर्दियों में किस तरीके से बचाना है, कितनी लेयरिंग करनी है, हीटर का क्या करना है, नहलाना कैसे है, स्किन की कैसे केयर करनी है, तो ये मैंने प्लेलिस्ट मेंशन की है, लाज़मी जाके उसे चेक कीजिए। अगर कोई मसले-मसाइल या पर्सनलाइज़ बात करना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप का नंबर नीचे गिवन है, लाज़मी मुझसे राब्ता कीजिए। इंशाल्लाह मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।